नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ये रहने वाली है। अगर हम प्रवक्ता संवर्ग के आधार पर देखें या जितने भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके आधार पर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित रूप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा पेरिस ओलंपिक। इस बार जो ओलंपिक खेल हुए थे, इन ओलंपिक खेलों का क्या रुझान रहा, कितना किस देश ने अपना स्थान इस अंक तालिका में बनाया, भारत का कौन सा स्थान रहा, आखिर जो ओलंपिक खेल होते हैं उनका क्या मतलब होता है, हम इस पर आज डिटेल में चर्चा करेंगे 2024 की ओलंपिक गेमों के बारे में। ठीक है, यह देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक, कभी क्वेश्चन बनता है कि पेरिस ओलंपिक का आयोजन किस देश में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके कहाँ, फ्रांस में इस बार के आयोजन हुआ था। अब सिटी पूछा जाता है तो सिटी आपको पता होना चाहिए पेरिस सिटी थी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण था, आपको ये भी याद होना चाहिए इस बार का जो संस्करण था वो 33वां ये संस्करण इस बार रहा था। थोड़ा देख लेते हैं ओलंपिक के दृष्टिकोण से भारत की कुछ झलकियाँ हम देखते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक का जो अगर हम बात करें जो समापन हुआ था, आप सभी को पता होगा कि इनका जो आयोजन हुआ था वो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में इनका आयोजन हुआ था। जो 11 अगस्त को ये समापन हुआ था, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जब पेरिस ओलंपिक का जब प्रारंभ हुआ तो उस समय भारतीय ध्वज को किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, किसके द्वारा उस पर, जब ग्राउंड में क्या होता है, जब सभी देशों के जो झंडे होते हैं वो अपने देश के जो खिलाड़ियों के साथ उसमें क्या करते हैं, पूरे ग्राउंड के क्या करते हैं, वो सेरेमनी होती है तो उसमें वो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन बनेगा कि भारत के झंडे का जो किसने नेतृत्व किया था और जब समापन हुआ था तब उसका नेतृत्व किसने किया था, यह सभी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप देख पा रहे होंगे, पेरिस ओलंपिक का जो समापन हुआ था वो आपके 11 अगस्त को हुआ था और भारत की अगर हम बात करें पदक तालिका में जो स्थान रहा था वो 71वां स्थान रहा था। देखिए 2024 में भारत का जो अंक तालिका में जो अगर बात करें तो 71। पिछली बार जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था भारत का जो स्थान था वो 38वां स्थान था। तो देखिए भारत कहाँ से कहाँ तक पिछड़ रहा है, जहाँ के 48वें स्थान पे था 71वें स्थान पे गया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश में जो खेल जो चीज़ें हैं, जो खेल से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं या कहें जो भी मैनेजमेंट है वो बहुत ही ख़राब है। क्योंकि हमारे देश का प्रतिनिधित्व अगर देखें, हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा जो देश है विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु कब बनेगा, जब हमारे अंदर सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे। तो ये नहीं कि हम एक ही चीज़ में क्रिकेट पर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं, हमारे जो हमारे देशों को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो स्थान हो रहा है वह नगण्य टाइप का हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे चाइना और अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो ये दो हमेशा ये देशों के बीच आपसी प्रतिद्वंद रहता है। मेडल तालिका होती है, अंक तालिका होती है, उसमें शीर्ष पे रहता है। तो इससे क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जो ये अंक तालिका होती है इसमें जो चाइना हुआ है या फिर जापान है या ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, ये हमेशा ये रहता है कि शीर्ष में। इससे क्या होता है, वैश्विक शक्ति का कहीं ना कहीं प्रदर्शन होता है। चाहे आप हमारे देश में हम कह रहे हैं कि क्रिकेट है, क्रिकेट से किसी भी वैश्विक शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे देश में क्रिकेट को ज़्यादा देखा जाता है या उसको ज़्यादा उसको श्रेय दिया जाता है, अगर हम इतने ही चीज़ें ओलंपिक जो गेम होते हैं उनको अगर श्रेय दे तो निश्चित रूप में हमारा जो स्थान है वो जैसे 71वां था इस बार, पिछले बार टोक्यो ओलंपिक में 48वां था, तो ये कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। देखिए इस बार हमारे जो पदक हैं जो हमें मिले थे, कितने पदक मिले थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यार हमारे इस बार हमारे पास कितने पदक है। देखिए आपको अगर मैं कहूँ एक रजत पदक आया था और 5 कांस्य पदक थे, तो टोटल यहाँ पर 6 पदक जीतने के बावजूद भी देश में कई बार हमें हार का निराशा और अलग अलग टाइप का अगर हम कहें तो इस बार का जो और पेरिस ओलंपिक रहा तो वो भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रहा। आपको देखा होगा जैसे कि हमारी विनेश फोगाट था, जैसे कि वो कुश्ती में कुछ 100 ग्राम वेट ज़्यादा हो गया था तो उसकी वजह से वो बाहर हुई थी, क्योंकि सेमीफाइनल उसने जीत लिया था। अगर वो फाइनल खेलते तो निश्चित रूप में ये पदक हमारे, चाहे वो कांस्य हो रजत हो, एक पक्का हमारा बनता, तो हमारे साथ पदक ये हो जाते। तो कहीं ना कहीं ये हमें बहुत बड़ी निराशा हमें लगी। कहीं ना कहीं हमारे जो डेलीगेशन जो है ना, जो हमारे यहाँ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो हमारे, तो वहीं कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कहें तो वो भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपनी बात वैश्विक मंच पर नहीं रख पा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है, निराशाजनक और प्रदर्शन, जिससे कि भारतीय के जो खेलों के भविष्य को लेकर अभी से चर्चा होगी कि यार हमारा देश कहाँ जा रहा है। अगर मैं अपने दृष्टिकोण से तो गर्त की तरफ जा रहा है। ठीक है, इतना तो ध्यान में रख लीजिए। हम कह रहे हैं कि 2024 में 71वें स्थान पे था और टोक्यो 2020 में
48 स्थान पे था। कोई मायने रखता है कितना स्थान पिछड़ गया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर पदक तालिका में अगर देखें, भारत का जो पेरिस ओलंपिक में जो प्रदर्शन रहा उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर किसी को ये इसकी पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में भारत के जो पदक हैं उनकी हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एथलेटिक्स के क्षेत्र में अगर कहें तो यहाँ पर कौन सा इवेंट रहा, पदक कौन सा रहा, स्पर्धा कौन सी थी, तो याद देखिए। आपने देखा होगा मनु भास्कर पहली वो भारतीय महिला बनी है, ऐसा इतिहास इन्होंने रचा है, ऐसी महिला बनी है जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली है, पहली ऐसी भारतीय बनी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप में बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। मनु भास्कर ने कांस्य पदक जीता था 10 मीटर राइफल एयर पिस्टल पर, इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर कांस्य पदक जीता। और मनु भास्कर के साथ सरबजोत सिंह हैं, इनको जो होता है ना महिला और पुरुष 2 ये डबल इवेंट थे, ये कहें इसको मिश्रित ये इवेंट रहा था, ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल थी। तो यहाँ पर भी इसमें क्या होता, यहाँ पर भी कांस्य पदक मनु भास्कर जी ने जीता था। सुप्रिया घोषाले करके हैं, इन्होंने कांस्य पदक इन्होंने भी जीता। तो इन्होंने पुरुषों की जो 50 मीटर राइफल में यहाँ पर पोजीशन, थर्ड पोजीशन इन्होंने यहाँ पर हासिल की थी। और यहाँ पर अगर हम देखें इस बार हॉकी ने भी बहुत बड़ा इतिहास रहा था, कहीं लंबे समय से जो भारतीय हॉकी जो लंबे टाइम से सोई थी, कहीं ना कहीं इस बार उसकी झोली में एक पदक तो गिरा, ठीक है। ये भी बहुत थोड़ा सा हम कहेंगे हॉकी की तरफ कुछ अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही पुरुष हॉकी। और यहाँ पर आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा की, जहाँ पर हम बात करें पिछले दफे जो टोक्यो ओलंपिक था तो उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो कहीं ना कहीं इस बार उनका प्रदर्शन भी, ओवर कॉन्फिडेंस जब होता है ना बंदे को, वो हमेशा गिरता ही है। तो इस बार क्या हुआ, मुंह के बल गिरे। तो यहाँ पर जो गोल्ड था, गोल्ड आना चाहिए था मगर गोल्ड नहीं आ पाएगी, ठीक है। वो जो रिदम उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में रखा तो वो रिदम इस बार नहीं रखा। तो यहाँ पर उन्हें रजत पदक से संतुष्टि करना पड़ा, जिसे हम जेवलिन थ्रो बोलते हैं, जिसे पुरुषों का भाला फेंक था। और अमन सहरावत करके हैं, तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता उन्होंने कुश्ती के अंतर्गत। यहाँ पर पुरुषों की जो 57 किलो वर्ग में इन्होंने फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा पर यहाँ पर इन्होंने प्रतिभा। अब क्वेश्चन बनता है थोड़ा नीरज चोपड़ा की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। तो आपको बता दूं इस बार जो गोल्ड जीता है वो आपके पाकिस्तान के अहमद अरशद हैं। तो इन्होंने अगर कहें ओलंपिक के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने ध्वस्त कर दिया। पहला क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आपके निश्चित रूप में बनता था कि वह कौन सा शख्स है जिसने जेवलिन थ्रो में पूरे ओलंपिक के इतिहास को बदल के रख दिया। इन्होंने इस बार जो ओलंपिक में जो अपना भाला फेंका था वो फेंका था आपका 92.87 मीटर, इन्होंने क्या फेंका था, अपना भाला फेंका। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जितने भी आज तक, अगर जब से ओलंपिक गेम हो रहे हैं, अगर हम कहें एक दशक की अगर बात करें तो इस दशक में तो इन्होंने ये जो भाला फेंका है, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ दशकों में कोई इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि इतना अधिक जो भाला इन्होंने फेंका है तो वो अपने आप में कीर्तिमान यहाँ पर है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जो अहमद की बात करें तो इनके पास तो पाकिस्तान बोर्ड की तरफ इनको एक भाला खरीदने के लिए तक इनके पास पैसा नहीं था। जब ये प्रैक्टिस करते थे तो ये क्या करते थे, अपने गाँव में खेतों में जो डंडे होते थे बांस के, उनसे प्रैक्टिस करते थे। जब ये ओलंपिक गेम में जा रहे थे तब तक इनके पास भाला खरीदने के लिए पैसे नहीं था। 70,000 का भाला आता था तो तक नहीं खरीदने के लिए पैसे। तो फिर पाकिस्तान के जो आपके जो खेल विभाग है, तो फिर बाद में इन्होंने लास्ट मोमेंट में इन्होंने 70,000 रुपये का इनको भाला गिफ्ट ये दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने ओलंपिक में वो प्रतिस्पर्धा खेली थी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। इस बार जो नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 89.5 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर यहाँ पर फेंका, तो ये रजत पदक जीता। और उनका दूसरा ओलंपिक पदक था और वो भारत के पाँचवें 2 बार ओलंपिक विजेता ये हैं। देखिए भारत में ऐसे जो शख्स हैं 5वीं बार इन्होंने क्या करा था, जो ओलंपिक में अपना कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व किया। अब थोड़ा सा बहुत चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान आप केंद्रित कीजिएगा। देखिए इस बार जो होस्ट सिटी का मान कहने का मतलब जो आयोजन किया गया था वो स्थान कौन सा था, जो ये ओलंपिक का जो आयोजन किया था ये आपके पेरिस में किया था, जो फ्रांस के अंतर्गत। अब क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस को कितनी बार ओलंपिक गेमों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो आपको ये भी याद होना बच्चों। यहाँ पर 3 टाइम यहाँ पर
जो फ्रांस को यहाँ पर ओलंपिकों को क्या करने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर मौका दिया गया। पहले था साल था 1900 में, फिर था साल 1924 साल था, फिर 100 साल बाद अगर कहें 1924 में गया था, तो फिर उसके बाद 2024 में, एक साल 100 सालों का एक समय ये लग गया। तो यहाँ पर 3 बार 3 टाइम ये आयोजन कराने का ये श्रेय इसको जाता है। अब एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए भारत हमेशा अपने आप को इस मंच में अपने आप को रिप्रेजेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। यहाँ पर जितने भी हमारे जो खेल के जो बड़े बड़े चाहे विदेश नीति हो जो भी हैं, तो ये चाहते हैं कि भारत में भी खेलों का आयोजन यहाँ पर कराया जाएगा। मगर भारत आंतरिक तौर पर उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपिक संघ होते हैं, तो वो भारत को कभी इस चीज़ को कंडक्ट कराने का मौका आज तक नहीं दिया गया, क्योंकि भारत में इतने बड़े जो वैश्विक स्तर पर जो बहुत बड़ा खेलों का महासंगम कहा जाता है, तो उसको आयोजित कराने के लिए भारत हमेशा चाहता है कि हमारे देश में ये आयोजन हो। इससे क्या होता है, उस देश की रेपुटेशन और उसके वैश्विक स्तर पर उसका नाम होता है। तो याद रखिएगा, तो ओलंपिक गेम जो भी होते हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी जो विकसित कंट्रियां हैं, बेसिकली आज तक तो यही हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़े बड़े जो स्टेट हैं, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, उन्हीं पे ही हुआ है जो पूर्ण रूप से विकसित हुआ, एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो भारत तो आज की डेट में कहता है कि हमने 10 मिलियन टन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पकड़ ली। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये जनता को झुंझुना पकड़ा नहीं करता है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपके समझ में ये चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, भारत से अगर हम बाहरी तौर पर अगर देखें तो हम वैश्विक गुरु बन रहे हैं, विश्व स्तर पर देखें तो हम आज अगर देखें तो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही निम्न स्तर की है। आज भारत सरकार, जहाँ तक अगर जो केंद्र सरकार में आज जो नुमाइंदे बैठे हैं, तो वो नहीं चाहती है कि जो नीचे के तबके के जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि हमने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि आम जनमानस उससे दूर हो गया। आप देखिए, अगर हम शिक्षा की जहाँ पर बात करते हैं, तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो अपनी शिक्षा व्यवस्था में 18% जीएसटी चार्ज करता है। हमने क्या कहा था जब हमारे माध्यमिक आयोग आया था, हमने कहा था कि 6% हम क्या करेंगे, इसमें जो जीएसटी का हम क्या करें 6% जो आपका जो जीडीपी है उसका खर्च करेंगे। इस बार जो आपका आम बजट हुआ था, आम बजट कितना प्रतिशत किया था, 2.5% इसमें खर्च किया। तो आप कहाँ से कह सकते हो कि हम वैश्विक स्तर पर हम विश्व गुरु बनने जा रहे, सपने मत देखिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बेसिकली मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, कड़वी कोई बात नहीं, पचा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो इस बार का जो एडिशन था वो 33वां एडिशन मैंने आपको कहा था। इस बार का जो आदर्श वाक्य है, कोई भी गेम होते हैं, चाहे वो पेरिस ओलंपिक की बात करूं मैं, या फिर आपके एशियन गेम होते हैं, कोई भी गेम होते हैं, तो उसका एक आदर्श वाक्य होता है। इस बार का आदर्श वाक्य गेम विथ ओपन करके इस बार का था क्या आदर्श वाक्य। और इस बार आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, नोट डाउन करते चलिए, जिसे पढ़ना है पढ़िए, जिसे नहीं पढ़ना आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही रहोगे। ठीक है, प्रतिभागियों की इस बार कितनी संख्या थी, तो आपके 10,500 इस बार प्रतिभागियों ने क्या कहते हैं पेरिस ओलंपिक में, इस ओलंपिक गेम में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और इवेंट कितने थे, कभी क्वेश्चन में इवेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रतियोगिताएं हुई थी, जब मान लीजिए कितने इसमें खेल प्रतियोगिताओं को इसमें रखा गया था, 329 इस बार क्या थी आपकी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट रखे थे। और जो खेल जो अगर बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर हम कहते हैं 32 इवेंट इस बार थे। आरंभ कब हुआ था, 26 जुलाई से, इसको 26 जुलाई 2024 से इसे प्रारंभ किया गया था, और समाप्त कब हुआ था, 11 अगस्त 2024 को इसको समापन किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा आपको थोड़ा विस्तार में टॉप 5 टॉप 3 की अगर मैं बात करूं, इस बार टॉप में रहा था जो यूएसए रहा था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रहा था, उसके बाद चाइना रहा था, उसके बाद जापान रहा था। देखिए, अगर हम बात करें 126 मेडलों के साथ जो शीर्ष में आपके अमेरिका रहा था, उसके बाद चाइना रहा था 91 नंबर पे, और जापान रहा था 45वें नंबर पे। ठीक है, अगर हम गोल्ड की बात करें ना, जो चाइना के पास जो 40 गोल्ड थे, वही 40 गोल्ड आपके यूएसए के पास थे, और जापान के पास 20 ये गोल्ड लेते। तो ओवरऑल मैंने आपको टॉप 3 बता दिए। टॉप में कौन था, यूएसए था, चाइना था और जापान था। ठीक है, चाइना 126 ने, यूएसए 126 के साथ था, चाइना 91 के साथ था, और जापान 45 के साथ था। तो यह देखिएगा, और भारत का तो क्या कहना है, भारत का क्या था 71वां स्थान। बड़ा निराशाजनक है ना, क्या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझ रहे हैं ना, मगर हम कुछ नहीं है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हम नगण्य है। इस बार जो मेडल की अगर हम बात करें, 6 मेडल मिला था, गोल्ड हमें 0 मिला था, सिल्वर की 1 बात करें, ब्रॉन्ज जो मिला था आपके 5 ब्रॉन्ज ये मिले थे, याद रखिएगा। ठीक है, इस बार आपको एक मैं बात बता दूं, इस बार 4 गेम इस बार इस ओलंपिक गेम में सम्मिलित किए गए थे, याद रखिएगा। इस बार क्वेश्चन क्या बनेगा कि पेरिस ओलंपिक में कितने गेमों को इस बार जोड़ा गया था, तो आपको पता होना चाहिए 4 गेम इस बार जोड़ा गया था। इस बार सर्फिंग भी रखा गया, बाइसाइकिलिंग भी रखा गया था, बाइकिंग भी रखा गया थे, और कराटे बैग भी रखा गया था। तो इस प्रकार से 4 कुछ इवेंट ऐसे रखे गए थे, इसको देख लीजिएगा। देखिए, इस बार जो ओलंपिक का जो स्टार्टिंग किया गया था ना, वो रिवर्स सीन से किया गया था, जो 6 किलोमीटर
कि ये थी तो यहाँ पर थी। हमने आपसे पूर्व में मैंने एक चीज़ कहा था कि इस बार जो भारतीय ध्वज का जो अनावरण किसने किया था, मैं इसके बारे में बात कर रहा था ना कि पीवी सिंधु थे जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और साथ ही शरद कमल हैं जो टेनिस प्लेयर हैं। तो इन्होंने इस बार क्या किया था, यहाँ पर जो ध्वजवाहक जो बने थे भारतीय, तो ये थे। अब जब क्लोजिंग का जिस समय क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, कहने का मतलब है जिस समय ये पेरिस ओलंपिक का समापन हो रहा था, उस टाइम पे ये ध्वज किसने पकड़ा था, याद रखिएगा। दो चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इस बार जो हॉकी के जो सरजीत थे ना, जो कैप्टन थे जो हॉकी के PR सरजीत जिनका नाम है, तो उन्होंने इसको पकड़ा था। और मनु भास्कर जो आपके एयर पिस्टल वाली जो गर्ल है, उन्होंने इसको पकड़ा था, जो कि 2 मेडल जो जीते थे। तो तीसरा मेडल दुर्भाग्यवश हम कहें, ये पहले भारत के इतिहास इन्होंने तो रचा, और भी बेहतर इतिहास रच सकती थी। जो एक इन्होंने क्या कहा था, 60 मीटर कुछ ऐसी था, 10 मीटर थी या 60 मीटर का ऐसी कुछ था, तो वो तीसरे राउंड में वो तीसरा मेडल आ सकता था, मगर वो क्या करे, थोड़ा सा वहाँ पर चूक गई थी। तो अगली बार ये बेहतर प्रदर्शन करेंगे, हमारी ये आशाएं हैं। हमारी जो तहदिल से हमारी भारत की हमेशा हम अपने भारत को हमेशा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी जननी है, हमें हमेशा इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिएगा। इस बार जो भारत से इस बार पेरिस ओलंपिक में कितने सदस्यों ने प्रतिभाग किया था, बनाना क्वेश्चन। तो इस बार जो क्वेश्चन बना था वो बना था 117। ठीक है, 117 क्या थे, यहाँ पर प्रतिभागी थे। 117 प्रतिभाग, इस बार ये नहीं कि भैया बहुत ढेर सारे लोगों ने प्रतिभाग किया, तो भारत से सिर्फ 117 लोगों ने प्रतिभाग किया गया था, याद रखिएगा। और ये तमाम चीज़ें थी, जिसमें से ये गोल्फ या अन्य जो स्पोर्ट्स से थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी एथलीट थे वो 16 थे। आपको बता दो इस बार टोटल महिलाओं की संख्या अगर हम कहें, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बार महिलाओं की संख्या थोड़ा रोचक करने वाली है, चौंकाने वाली है। यहाँ पर 47 महिलाएं थी, और आपको 470 यहाँ पर क्या थे, पुरुष थे। अगर हम कहें मिक्स जो इवेंट थे ना, इसमें 29 जो अडल्ट या कहें जो मिक्स जो लोग थे ये भी थे। और यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा ऐसा स्टेट था जहाँ से सर्वाधिक रूप में जो खेल प्रतिभागी ने अपने देश को रिप्रेजेंट करा, तो हमें मानना पड़ेगा वो हरियाणा था। हरियाणा से यहाँ पर क्या थे, आपके 22 प्रतिभागियों ने इस बार प्रतिभाग करा था। अगर और देखें तो हमारे देश में सबसे बड़ी तो दुविधा यही है ना कि हम तो कहते हैं कि खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री का एक बड़ा नारा था, वो हवाई चला, खेलो इंडिया खेलो। कहाँ से खेलो, आपने क्या रणनीति बना रखी है, ये सोचिए ना। हमने जब ग्राउंड स्तर पर हम कहेंगे, जमीनी स्तर पर जब तक हम अपने बुनियादी सुविधाएं नहीं बनाएंगे। अगर आप और चाइना को अगर बात करें तो चाइना हमेशा ये करता है कि अपना जो उसका जो वार्षिक बजट होता है वो खेल जो प्रतिभाएं हैं उसमें सार्वधिक रूप में खेलता है। उसने अगर आज की तिथि में देखोगे तो चाइना में 4,500 ऐसे विद्यालयों को चाइना सरकार ने ये डेवलप किया है, जहाँ पर जो बच्चों के अंदर जो प्रतिभा होगी उसको चुनकर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अलग अलग इवेंट में जैसे जो बच्चा रहता है तो उनको ट्रायल दिया जाता है, तो पूरा जो खर्चा होता है उनके रहने खाने पीने का को जो पूरा खर्चा वो सारा चाइना सरकार ही करती है। यहाँ पर तो कुछ ऐसा होता नहीं। अगर कोई खेल इवेंट भी होता है तो सरकार कहती है अपनी जेब का पैसा लगाओ, वहाँ पर खेल। अरे ये भारत ऐसे विकसित होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो बेशक बुरी लग रही उनकी बातें दोस्तों, जो सत्य है वही आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ बताइएगा। देखिए ना, इस बार अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे 2020 में टोक्यो में हुआ था, 2024 में पेरिस में हुआ था। अब मेरे को कोई क्वेश्चन ये बता सकता है, कमेंट करके ये बता सकता है कि इस बार अब 2024 में तो है, 2028 में किस देश में आयोजित होने वाले, बताइए। अगर किसी को पता है तो बता सकता है कोई। अब मूर्खों की तरह एक दूसरे को देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। अरे सीधे वीडियो पे ध्यान केंद्रित कीजिए, बताइए, कमेंट कीजिए ना, जिसे आता है। दोस्तों थोड़ा आपको डेडिकेशन होना होगा अपने फ्यूचर के लिए। तो इस बार आपको जिसमें सेरेमनी समाप्त हुई थी उसमें पहले ही ये घोषणा हो जाती है कि इस बार के जो 2028 के जो ओलंपिक गेम होंगे वो फलाने देश में होंगे। इस बार जो अब होंगे, जो 28 में जो होंगे वो आपके USA में होंगे। लॉस एंजलिस वो शहर है जिस शहर में इसको परफॉर्मेंस ये करेगा। ठीक है, 2024 में हम कहेंगे कि भारत अपने टॉप 10 में ये आ जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अधिक से अधिक मेडल अगर हमारे देश लाएगा तो सबसे ज़्यादा हमें खुशी होगी। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अब जो विंटर
एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, एक ओलंपिक होता है, एक समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है, दो याद रखिएगा, ठीक है। जो समर ओलंपिक होता है वो 2020 में हुआ था, 2024 में हुआ था, अब 2028 में होगा। अब आते हैं विंटर ओलंपिक की बात करेंगे। आप कहोगे यार क्या जो कह रहा है, तो क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए इधर। तो देखिए जो विंटर ओलंपिक था 2022 में जो हुआ था बीजिंग में, चाइना के अंतर्गत हुआ था, तो भारत ने शानदार प्रदर्शन इसमें भी किया था। और उसके बाद जो 2026 में होने जा रहा है वो इटली में होगा, याद रखिएगा। विंटर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, 2026 में विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे, वो आपके इटली में होंगे। देखिए 4-5 साल का खाका, ये 2-4-5 जो इवेंट जो होते हैं उनको पहले ही नॉमिनेट किया जाता है कि कौन सा देश इसको कराएगा। अब देखिए यहाँ तक कि विंटर ओलंपिक भारत का तो कहीं ना निशान ही नहीं है यार। हम अगर बात करें, मोदी जी वैश्विक स्तर पर अपना डंका पीट रहे हैं, किस चीज़ का डंका पीट रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, ये आप लोग ही जानिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर इसे 15 से 15 कर दीजिए, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि बीजिंग ओलंपिक की जहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या है, 2022 में बीजिंग चाइना में हुआ था, 2026 में इटली में होने जा रहा है, और 2030 में फ्रांस में होगा, फिर 2024 में कहाँ होगा, आपके फिर से यूएसए में होगा। अब यार भारत का कहाँ पर नाम आया, अब सोचने वाली बात है ना। अगर इतने ही ज़्यादा हमारा देश का डंका बजने वाला होता तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी ये इवेंट होता है, तो हम भी कहते हैं हमारा भी डंका बज रहा है। अब वैसे तुम डंका बजाते रहिए तो वो बात अलग है, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ें हम थोड़ा गौर करने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। तो ये तमाम आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पर देखिए मनु भास्कर ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। जो ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, ये मनु भास्कर बनी, और व्यक्तिगत और साथ ही मिश्रित टीम स्पर्धा में भी जीतकर इन्होंने खेल में 2 पदक जीतने वाली ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी। देखिए क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक शूटिंग पद में जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थे, मनु भास्कर। अब क्वेश्चन देखिए दोबारा कौन सा बना, ये बना है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन है, तो आपको बताना होगा कि वो मनु भास्कर है, ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा। अब यहाँ पर देखिए कि भारत ने निशानेबाजी में 3 पदक यहाँ पर जीते हैं, जिसमें सुप्रियल कोसाले हैं, इनके द्वारा हासिल किया गया था 50 मीटर राइफल में इन्होंने जो पोजीशन पाई थी 3, और ओलंपिक इनका पहला पदक ये शामिल था, और ओलंपिक में ये निशानेबाजी में भारत का सर्वोच्च प्रदर्शन रहा अभी तक का, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देखते हो भारतीय एथलीट ने तीरंदाजी हो गया। इस बार के कौन कौन से इवेंट रहे थे याद रखिएगा, जैसे एथलीट है, भारतीय एथलीट है, तीरंदाजी है, बैडमिंटन है, मुक्केबाजी रही है, घुड़सवारी रही है, गोल्फ रही, हॉकी रही, जूडो रहा, नौकायान रहा, और निशानेबाजी रही, तैराकी रही, टेबल टेनिस रही, टेनिस जैसे खिलाड़ी। यहाँ पर जैसे 16 खेलों में से जो पदक रहे थे वो 69 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करे थे। देखिए 16 जो खेल थे ना, बेसिकली आप ध्यान में रखिएगा, 16 खेलों के लिए कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था, 69 लोगों ने पदकों की इस दौड़ में सम्मिलित हुए, मगर पदक कितना आए भैया, 6, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड के, क्योंकि थोड़ा सा मैं गौरवान्वित करने का भी क्षण देता है, तो क्योंकि जिसमें ये सेमीफाइनल चला था, बड़ा ही शानदार ये खेल का प्रदर्शन किया था लक्ष्य सेन ने। वह क्या शॉट मारा था लास्ट में, अगर आपने देखा होगा बैक फ्लिप करके जो उन्होंने शॉट मारा था, डेफिनेटली वो शानदार था। लक्ष्य सेन ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय ये बन गए हैं। निश्चित रूप में जो 2028 में जो ओलंपिक गेम होंगे वहाँ पर हम लक्ष्य सेन से ये उम्मीद करेंगे कि भारत को वो मेडल दे और ये 4थे स्थान पर ये रहे। तो याद रखिएगा, 1 पॉइंट से रुक गए, कोई बात नहीं, अगली बार बेटर होगा, ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा विवादित रहा था, अगर मैं कहूँ जो पहलवान विनेश फोगाट है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें जो बीजेपी सरकार ने इनके साथ थोड़ा सा गेम खेल दिया। अगर मैं भी यहाँ पर खुले मंच में कर रहा हूँ, चाहे बुरा लगे, केस करो, कुछ भी करो, जो सत्य है उसको हम कहेंगे। देखिए जो पहलवान विनेश फोगाट है, तो यहाँ पर 50 किलोग्राम के फाइनल में पहुंची, क्योंकि सेमीफाइनल खेल के फाइनल में यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद इनका क्या हो गया था, 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें अयोग्य ठहरा दिया था, ठीक है, क्योंकि जो ओलंपिक के जो कुछ कायदे कानून होंगे उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं पाएगी, तो उसके लिए इनको रिजेक्ट कर दिया। अब भारत के जो कुश्ती संघ है उन्होंने अपील करनी चाहिए थी, और अपील बहुत देर में करेगी, तो जो को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कहूँगा, मैंने ऐसा बोला क्यों, आपको याद होगा बीजेपी के एक विधायक हैं, उनका एक विवादित टिप्पणी आई थी, बड़े शर्मनाक है, मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। तो उन्होंने क्या करा, जो विनेश फोगाट है वो ऐसा करती कुछ अपने बदन के कुछ कपड़े
उतार देती तो वो 100 ग्राम उसका वजन घट जाता, तो इसलिए वहां पर वो हो जाती। ऐसे विवादित टिप्पणी की जा रही थी। कोई हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है यार, तुम विधायक हो, 5 साल के लिए हो, आपने अपने क्षेत्र के लिए करो, वो तो पूरे देश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करी ना। आपका ऐसा विवादित बयान आया था तो बड़े शर्म की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आज तक की अगर हम बात करें भारत को, जब से ओलंपिक गेमों में जब से भारत पार्टिसिपेट कर रहा है तो 41 ओलंपिक पदक जीते हैं इसने। देखे अब यार, आप सोच लीजिए ना, इस बार ये तो 41, जब से अभी तक गेम हो रहे हैं तब तक ये 41 वो जीत रहे हैं। इस बार तो ओलंपिक गेमों में चाइना चाहे और यूएसए 40 तो गोल्ड मेडल जीत गए, तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है, हमें शर्म करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन प्रिजिड के रजत पदक में, यहाँ पर 1900 में जो पेरिस में हुआ था, 1900 से स्टार्ट हुआ था, पेरिस में हुआ था, तो उस टाइम पे यहाँ पर कांस्य पदक मिला था, केडी जावत करके थे। 1952 में हेलसिंकी में ये हुआ था, मणिका मलेश्वरी उस समय थी, उन्होंने कांस्य पदक जीता था 2000 मीटर की दौड़ में। और अभिनव बिंद्रा ये पहले वो शख्स रहे जिन्होंने 2008 में बीजिंग में क्या होता है स्वर्ण पदक जीता। तो उसके बाद 2008 के बाद जो हमारे पास स्वर्ण आया था वो क्या बोलते हैं नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो में दिया गया था, ठीक है। तब देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को हम आगे निरंतर बढ़ाएंगे, ठीक है।